गुड आफ्टरनून डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी। आप सोचेंगे दूसरा नहीं, तो हाँ, मैं दूसरा स्किप कर रही हूँ क्योंकि वर्ण तो आप पहली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। स्वर, व्यंजन, इनके बारे में तो आपको पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। इसलिए आज मैं थर्ड चैप्टर शब्द रचना पढ़ाऊंगी। बच्चों, ऊपर चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में लिखा हुआ है बर्तन, लिखा हुआ है बर्तन, खिलौने। तो जब हम इनको वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएंगे इस तरह से ब अ। अब ये पूरा ब बन गया, र प्लस अ, त प्लस अ, न प्लस अ। कोई भी व्यंजन आधा होता है, जब उसमें अ लग जाता है तो वो पूरा बन जाता है ब। र में अ लग गया तो पूरा र बन गया, त में अ लग गया तो त बन गया, न में अ लग गया तो न बन गया, और ब अ, र अ, त अ, न अ, ये सब मिलाकर शब्द बन गया बर्तन। इसी प्रकार से खिलौने, तो ये कैसे बनेगा? ख ई, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ भी हम छोटा ई लिखेंगे। ल, यहाँ पर औ की मात्रा है तो हम औ लिखेंगे। प्लस न में ए की मात्रा है तो हम लिखेंगे ए। तो ये हो गया ख ई ल औ न ए, खिलौने। तो ये शब्द एक शब्द बन गया। पहले चित्र में बर्तन है और दूसरे चित्र में खिलौने हैं। बर्तन और खिलौने का वर्ण विच्छेद मैंने इस प्रकार किया है। अब यदि हम इनके वर्णों को कुछ अदल बदल कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? अगर हमने लिख दिया बर्तन को तन रब, हमने खिलौने को लिख दिया लौने की, तो क्या आपको ये शब्द लग रहे हैं? इनका कोई मीनिंग है? नहीं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। और बर्तन कहने पर हमारे दिमाग में एकदम से बर्तनों की छवि अंकित हो जाती है, और खिलौने कहने पर खिलौने हमारे सामने अंकित हो जाते हैं। तो वर्णों को इधर उधर करने से ये गलत हो गए और इनका कोई अर्थ नहीं हुआ। बर्तन और खिलौने का कोई अर्थ होता है, इसीलिए ये शब्द है। तनरब और लौखीने का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द नहीं है। सही वर्णों के योग से ही सार्थक शब्द बनता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ होता है। अतः हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि उन वर्णों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएंगे। निरर्थक वर्ण शब्द नहीं कहलाते। शब्दों के भेद। शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है। एक उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दो प्रयोग के आधार पर, और तीन बनावट के आधार पर। नंबर एक, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी या आपत। तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से
हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रूप में प्रयोग में आते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम हिंदी भाषा में कुछ संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और उनको ऐसा का ऐसा ही प्रयोग करते हैं जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे शब्द संस्कृत वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। दूसरा होता है तद्भव। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, खेत, सच, गांव आदि। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। तत्सम और तद्भव, कुछ उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। तद्भव और तत्सम, जैसे शब्द है दही, लेकिन इसको तत्सम में क्या कहते हैं? दधी। तद्भव है रात, इसको कहते हैं रात्रि। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। दुग्ध, दुग्ध इसको तत्सम में कहते हैं दूध। तद्भव में कहते हैं दूध और तत्सम में कहते हैं दुग्ध। इसी तरह से हमने कहा सांप, तो ये तद्भव है, और अगर हमने कहा सर्प तो ये तत्सम है। तो इस तरह से तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं। इसके बाद आते हैं देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खिचड़ी, जूता आदि। और नंबर पे आते हैं विदेशी या आगत शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, रूमाल, अलमारी, आलपीन आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो लिंग, वचन और काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं होता, चाहे लिंग हो, वचन हो, काल हो, किसी भी स्थिति में ये बदलते नहीं हैं, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कुछ बता देती हूँ। जैसे शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन, तो क्या आप इस शब्द को किसी लिंग में, किसी वचन में, किसी काल में बदल सकते हैं? चाहे भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान हो, प्रतिदिन ही रहेगा। या लिंग, कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होगा इसका, ना ही कोई वचन होगा, एक वचन ना बहुवचन, ये हर समय एक समान रहेगा। तो ये अव्यय है। जैसे यथा, तो यथा शब्द जो है ये हर स्थिति में, लिंग, वचन, काल में किसी में भी नहीं बदलेगा, इसलिए ये अव्यय है। तो इस तरह के शब्द अव्यय होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, ना किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल किसी में नहीं बदलते। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उसी प्रकार जो शब्द रूढ़ शब्द होते हैं उनको भी तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इनके टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। अब माना एक शब्द है अलग, तो उसके अगर आप टुकड़े करेंगे
अलग शब्द है तो इसके क्या आप टुकड़े कर सकते हैं, अ प्लस लग, तो ये इनका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये हो गया रॉन्ग। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता वे शब्द होते हैं रूढ़। जैसे चीता, क्या चीता को अलग अलग करके ची प्लस ता लिख सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। रवि, गिलास आदि शब्द। यौगिक शब्द, दो शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यौगिक शब्द के बारे में बता देती हूँ। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जिनमें संधि होती है जैसे, और दोनों का ही कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे पुस्तकालय, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा, और अर्थ होगा तो ये यौगिक शब्द है। यानी कि पुस्तक माने किताबों का, आलय माने घर। तो जहाँ पर पुस्तकें रखी रहती हैं, जो पुस्तकों का घर होता है, उसको कहते हैं पुस्तकालय, और यह एक यौगिक शब्द है। इसी तरह स्नान घर, रसोई घर, तो ये दोनों शब्द सार्थक हैं, दोनों का कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द हैं। तीसरे नंबर पर आता है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, या तो उसमें दो शब्द होते हैं या दो से भी अधिक शब्द होते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात जैसे लंबोदर, अर्थात लंबा प्लस उदर। तो लंबा उदर किसका होता है? पता ही है, गणेश जी का, तो इन्हें लंबोदर कहते हैं। लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट, इनका पेट बहुत लंबा है तो इसलिए इन्हें लंबोदर कहते हैं। और लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो ये दो शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यह योग रूढ़ शब्द है। दशानन, ये है दशानन। आजकल रामायण भी आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे सीरियल भी, तो उसमें है दशानन मीन्स 10 हैं आनंद जिसके, 10 प्लस आनंद, और किसके थे? रावण के। 10 सिर किसके थे? 10 चेहरे किसके थे? मुख किसके थे? आनंद मीन्स मुख, 10 माने संख्या जो 10 होती है, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ भी ये दशानन शब्द में संधि भी है और यह किसी तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द होगा। आओ पाठ दोहराएं। वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि शब्द अगर गड़बड़ होंगे, इधर उधर होंगे, तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। जिनका वर्णों का मिलकर जब एक समूह हो जाता है और वो कोई अर्थ देता है, जिसका बोलने पर हमारे मन में कोई छवि बन जाती है, तो वो सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। निरर्थक वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता। शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं: विकारी और अविकारी। जो बदल जाते हैं वो विकारी होते हैं और जो किसी भी हाल में बदलते नहीं वे शब्द अविकारी होते हैं। बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह रूढ़ शब्द होता है। जिसके दो शब्दों के बीच में जो संधि होती है तो वो यौगिक शब्द होता है, उन दोनों का कोई ना कोई अर्थ होता है। और योग रूढ़ शब्द होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है और किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है, तो वह योग रूढ़ शब्द होता है। लिंग, वचन और काल के कारण जिसमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं।
जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो वे अविकारी शब्द होते हैं। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। इसका क्लास वर्क और होमवर्क मैं आपको PDF के थ्रू भेज दूँगी। तब तक आप अपना काम कंप्लीट करके रखिए। आपको अगर कॉपी चेक करानी है अपना वर्क कंप्लीट करके तो वह भी भेज दीजिए और कॉपी का पैटर्न ज़रूर याद रखिए। आपको साइड में डेट डालनी है, बीच में चैप्टर का नेम डालना है और इधर क्लास वर्क या होमवर्क आप डालेंगे। इसके नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपका अगर अति लघु है तो अति लघु डाल के क्वेश्चन शुरू करेंगे और आंसर पूरा होने के बाद सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और जब सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं तब डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना काम करिए। धन्यवाद।